लद्दाख एक ऐसी धरती जहां नुब्रा की वादियों में हवाओं की सरसराहट भी एक गीत बन जाती है, जहां पैंगोंग सो और सो मोरिरी का नीला पानी आसमान का आईना लगता है, जहां खारदुंगला और चांगला के रास्ते ये बताते हैं कि उड़ान सिर्फ आसमान का नहीं इंसान का भी हो सकता है, जहां मैग्नेटिक हिल, थिक से हेमिस जैसे मोनेस्ट्रीज की घंटी, कुछ भी हो, लद्दाख एक कविता है जो पहाड़ों, रेगिस्तानों और सितारों में लिखी जा चुकी है। लेकिन वही लद्दाख, उसी की जमीन जहां सुकून और शांति का पैगाम मिलता था, आज चीखों और गुस्से से भर चुका है। नुब्रा की ठंडी हवा अब गम से भर चुकी है, पैंगोंग का पानी अब उदासी का आईना लग रहे हैं, और इस मिट्टी में आज 4 मासूम लोगों की जान जा चुकी है। क्यों? और इससे बड़ा सवाल कि क्या भारत की सरकार इनके बारे में सोचती नहीं है? जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इतनी बड़ी डिमांड है इनकी जो सरकार मानने को तैयार नहीं है? और सबसे बड़ा बात कि इन सब की जो डिमांड है वो क्यों है और सरकार मान क्यों नहीं रही है, और इसी के बारे में आज का सेशन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि लद्दाख में अभी जो सिचुएशन गंभीर है उसमें क्या हुआ है कि 4 प्रोटेस्टर्स जो हैं जो मारे जा चुके हैं, 58 लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि जब भी इंडिया का लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, वहां पर कुछ भी होता है तो ये जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा न्यूज, दुनिया में एक न्यूज बन जाती है। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि नेपाल में जंजी का प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद इस तरह की चीजें लद्दाख जैसे सेंसिटिव एरियाज में अगर होंगे तो फिर सिचुएशन गंभीर हो जाएगी। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि बीबीसी जैसे न्यूज नेटवर्क ने इस तरह की आर्टिकल को पब्लिश किया है। पर सवाल उठता है कि ये जो चीजें हो रही हैं इसके पीछे का कारण क्या है? तो आप देखिए कि जो सोनम वांगचुक हैं, आप 3 इडियट में जो रैंचो का कैरेक्टर है वो इन्हीं से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। ये व्यक्ति है, ये इनको आप जानते होंगे। तो फिर ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है, इंटेलेक्चुअल इंसान है। इनको रमन मैग्सेसे का अवार्ड भी मिला है। इन्होंने लद्दाख के लिए बहुत कुछ किया भी है, देश के लिए भी बहुत कुछ किया है। एनवायरमेंटल जो है वो मतलब एक तरीके से एक्टिविस्ट हैं। तो इन्होंने जो है 35 दिन का अनशन किया था, जिसमें इन्होंने 14वें दिन जो है वो इस अनशन को तोड़ दिया। रीजन इसके पीछे ये है कि जो 2 लोग थे जो इनके साथ अनशन कर रहे थे, वो जो है बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, उनको मतलब हॉस्पिटल्स में भर्ती कर दिया जाता है, जिसके बाद जो भीड़ है वो जो पहले शांति मतलब बढ़ती थी वो अब ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है, और भीड़ के कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी के ऑफिसेस को जलाने लगते हैं। उसके बाद ऑफिसेस को जलाने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं, उनके ऊपर जो मार्टाइज ग्राउंड है लेह में, वहां पर वो एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद 2 तरह की क्राउड हो जाती है, कुछ गवर्नमेंट मशीनरी को के ऊपर में अटैक करने लगती है, प्रॉपर्टी डैमेज करने लगती है, और उसके बाद जो सिक्योरिटी है इनकी तरफ से रिटेलिएशन आता है। पहले टीयर गैस छोड़े जाते हैं, फिर लाठी चार्ज किया जाता है, फिर जाकर के बहुत सारी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। वो लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सोनम वांगचुक जी, जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बर्थडे था, वहां पर वो उनको विश कर रहे थे, वो इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं? तो इसके पीछे का कारण है कि अब देखो, जब इस तरह की प्रोटेस्ट होती है तो फिर सोनम वांगचुक जी कहते हैं कि इनका जो एक्चुअली में जो इंटेंशन है वो ये भी कहते हैं कि भाई इस प्रोटेस्ट की वजह से जो प्रोटेस्ट है वो जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर में जो लद्दाख की जो एलजी है वो कहते हैं कि ये जो है वो कांग्रेस के द्वारा, मतलब ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा और बांग्लादेश, नेपाल से इन्फ्लुएंस होकर के वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लोकल लीडर्स वहां पे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा था उसके रिस्पांस में जो गवर्नमेंट का एक्शन होता है ये जस्टिफाइड नहीं होता, इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और इसकी वजह से सोनम वांगचुक के हिसाब से बहुत सारे लोग जो है अपने कुछ अंगों को उन्होंने खो दिया है पुलिस के इस ब्रुटैलिटी की वजह से। अब सिचुएशन ये है कि ये अगर प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो रहा है, जिसको कई लोग जंजी भी कह रहे हैं, जंजी प्रोटेस्ट, तो ये लद्दाख में हो रहा है। तो हम जानते हैं कि लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर से अलग किया गया था 2019 में, उसके आर्टिकल 370 में। अब इसमें 2 हैं, एक तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं लेह वाला है, और एक कारगिल वाला है। ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, और ये जो है वो बुद्धिस्ट वाला इलाका है, मतलब बुद्धिज्म और मुस्लिम जो मेजॉरिटी है इसमें ज्यादा है। अब इनका जो डिमांड है वो क्या है? तो मेजर डिमांड इनका 2 है। सबसे पहला इनका है कि भैया स्टेटहुड चाहिए हमको, और दूसरा है कि 6th शेड्यूल चाहिए हमको। क्या क्या डिमांड है आप सुन लीजिए गौर से। इनका डिमांड है 2, स्टेटहुड चाहिए, क्योंकि यूनियन टेरिटरी को
जब हमने दो अलग किया, कश्मीर को, लद्दाख को अलग कर दिया है, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया है, तो फिर जम्मू कश्मीर को हमने स्टेटहुड का तो दर्जा दे दिया है, लेकिन लद्दाख को हमने अभी भी यूनियन टेरिटरी बनाया। अब इस लद्दाख में जहां पर 3 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, वहां पर लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी स्टेटहुड हो जाए। क्यों मांग कर रहे हैं और 6 शेड्यूल का क्या इंटेंशन है, तो इस सब के बारे में हम देख रहे हैं। अब देखो 6 शेड्यूल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 शेड्यूल जो है आर्टिकल 244 और 275 में इसका मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो 6 शेड्यूल है आप कैसे जानते होंगे, तो भैया ये जो है वो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे जो स्टेट हैं भारत के, उनको दिया गया। अब इसमें क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन मिलता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो वहां पर अब जो स्पेसिफिक कल्चर होता है कोई चीज, आप देख सकते हैं कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, बनती है ऑटोनोमस। अब वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या करती है, एक तरीके से पार्लियामेंट की तरह काम करता है। जो वहां के लैंड के ऊपर में जो लॉज बनाए जा सकते हैं वो उन्हीं के द्वारा बनाए जा सकते हैं। जो फॉरेस्ट होते हैं उनके ऊपर राइट्स होता है, उनका कस्टम्स, किस तरह की रीति रिवाज होनी चाहिए, वो उन्हीं के ऊपर में रूल्स बना सकते हैं। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के ऊपर में होता है, जो लोकल पुलिसिंग होती है वो उन्हीं के अंडर में होता है। उसके बाद सेम चीज जो है नॉन ट्राइबल्स जो है। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है कि भाई अगर ये चीज हो गया तो फिर जो नॉन ट्राइबल्स लोग हैं, मतलब जो वहां के जो अपने इंडिजिनस पीपल हैं, उनके अलावा कोई और लोग वहां के लैंड नहीं खरीद सकते हैं। उसके बाद कोई ओनरशिप नहीं ले सकते हैं। और जो कल्चरल प्रोटेक्शन है वो उनको मिलता है, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, उनकी संस्कृति होती है, उनका जो सोशल कस्टम होता है, ये चीज होता है। उसके बाद फंडिंग वगैरह जो है वो सेंटर की तरफ से मिलता है। लेकिन सवाल उठता है कि अभी जो लद्दाख है वो 6 शेड्यूल की मांग क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो आप देखेंगे कि इसके पीछे का आयरनी है। देखिए, जो लद्दाख के लोग जो चाहते हैं कि 6 शेड्यूल उनको मिले, वो क्यों चाहते हैं, और जो सरकार है वो अगर नहीं देना चाहती है अभी, तो वो क्यों नहीं। तो ये आप थोड़े कंफ्यूज रहेंगे कि किनके साइड में जाए, क्योंकि ये इस सिचुएशन में जो भारत है वो धर्म संकट में फंस चुका है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अब लद्दाख में जब से स्टेटहुड मिला है तब से वहां पे टूरिज्म बिल्ड हो रही है। जो दिल्ली से, गुड़गांव से जो लोग हैं वो जनरली लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं। मैं भी प्लान कर रहा था। वहां पर अब जनरली जो दिल्ली गुड़गांव के लोग हैं वो नाइट लाइफ में बिलीव करते हैं। वो मतलब समझो कि लद्दाख जो है वो एंटरटेन करने के लिए जाते हैं। पहले के टाइम पे जब लोग दिल्ली, हिमाचल, ये मैंने बहुत बार ऐसा बात बोला है, फिर से बोल रहा हूं कि जब भी लोग पहले के टाइम पे हिमाचल, उत्तराखंड या लद्दाख जैसे जगह जाते थे, कश्मीर जैसे जगह जाते थे, तो उनका इंटेंशन ये नहीं होता था कि वहां मौज करने जा रहे हैं। उनका इंटेंशन होता था कि वो नेचर से मिलने जा रहे हैं। उनका इंटेंशन होता था कि उनके कल्चर को जानने जा रहे हैं। उनका इंटेंशन होता था कि वहां की जो मतलब रूप रेखा है उनको समझे, वहां के लोगों से मिले। बट अभी के टाइम पे लोग जो जा रहे हैं वो अपने गोल्स को फॉलो करने जा रहे हैं, वो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इसी वजह से वहां की जो टूरिज्म है वो बढ़ रही है, टूरिज्म हो रही है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है, जो मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो क्या कर रही है, वो लैंड खरीद रही है, उस पर होटल्स बना रही है, जिसकी वजह से जो वहां की अपनी लैंड है वो बाहर वालों के हाथ में जा रही है। और उसके बाद वहां पर जो लोग हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन रोजगार जो है वो लद्दाख के बाहर के लोगों को मिल रही है। ठीक है, उसकी इसी की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला था कि भैया 80% जो जॉब है वो लोकल्स को ही मिलेगी। उसके बाद डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, लोग वहां आकर के बस रहे हैं, तो इसके बाद वहां के लोगों की जो मतलब इनसिक्योरिटी है वो थोड़ी बहुत बढ़ रही है। इंप्लॉयमेंट शिफ्ट आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हाई पेइंग जॉब्स हैं, टूरिज्म में हो, हॉस्पिटैलिटी में हो। अब देखो रेगिस्तान है, वहां पर क्या ही जॉब मिलेगा, टूरिज्म में थोड़ा बहुत जॉब मिलता है। वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए अच्छे हैं क्योंकि पहाड़ के लोग जो होते हैं ना वो ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, वो मतलब वो बहुत मैनेजेबल होते हैं। और ऐसा भी नहीं, अब एक बात बताओ, अगर आप लद्दाख में जा रहे हो, वहां पे कुछ लोग का कंप्लेन होता है कि चीजें महंगी मिलती है, कि क्यों ना महंगी मिले भाई, जो लोग लेकर के आ रहे हैं प्लेन एरिया से, उनका आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखो, उनका आप मेहनत देखो, आपको पता चल जाएगा। अगर कोई भी इंसान यहाँ पर कोई भी चीज बेचता है, उसको जो पैसा मिलता है उस पैसे से वो अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, खुद पढ़ना चाहता है, कोई सर्विसेज लेना चाहता है, वो आसानी से ले सकता है। लेकिन वही सर्विसेज, हॉस्पिटल का सर्विस हो, चाहे नेट का सर्विसेज हो, चाहे किसी तरह की सर्विसेज अगर लद्दाख के लोगों को चाहिए होता है तो उनको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। रीजन इसके पीछे ये है कि वहां पर सर्विसेज उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहां की जो टेरेन है वो उस तरह की है कि हम ज्यादा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकते हैं, और वो बिल्ड करना भी नहीं चाहते हैं। और इसीलिए अब देखो ये सब रीजन है जिसकी वजह से जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो जो नए लोग आ रहे हैं वो उनके जो कल्चर है, उनकी भाषा है, उनको रिस्पेक्ट कर नहीं रहे, जिसकी वजह से वहां के लोग जो हैं वो परेशान में जा रहे हैं। और अब देखा गया है कि जब जब ऐसा सेम चीज जो है और अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में हुआ,
तो फिर वहां के लोग जो है वो थोड़े कंसर्न है कि भाई हम 3 लाख के लोग हैं और हमारा लैंड इतना बड़ा है और हमें जो है वो थोड़ा बस हम यही चाहते हैं कि हमें जो सरकार है वो थोड़ा रिजर्वेशन दे दे, हमें हमारी जो मतलब माहौल है, हमारा जो सोचने का नजरिया है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है उसको प्रोटेक्शन दे दे, क्योंकि हम 3 लाख लोग हैं, हम मुट्ठी भर लोग हैं। अगर भारत में बाकी के लोग भी यहाँ आकर बसने लगेंगे, यहाँ के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे, फिर हमारा कल्चर बचेगा ही नहीं। इनका छोटा सा डिमांड है, लेकिन ये सरकार जो है वो मान नहीं रही है। रीजन इसके पीछे ये है कि भैया लद्दाख का जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि लद्दाख का जो अभी तक बहुत बड़ा सा चंक जो है वो कहीं ना कहीं मतलब अक्साई चीन चाइना के कंट्रोल में है। उसके बाद ऑफ कोर्स पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी है। अब सिचुएशन क्या है वहां पे, देखिए जो वहां पे गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं चाह रही है। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट का स्टैंड है सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली में ये रीजन है जिसकी वजह से सरकार नहीं चाह रही है। अब दोनों चीजों को देखना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि भैया अगर हम यूनियन टेरिटरी बनाए हैं तो अभी तो वहां पे बहुत सारी चीजें हम एस्टैब्लिश ही कर रहे हैं, बहुत सारे ऑफिसेज भी नहीं बने, वो ऑफिसेज हम बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था बना रहे हैं, जो वहां पे इलेक्टेड बॉडीज होंगे वो किस तरीके की होंगी, मतलब कैसा सिस्टम होगा वहां पे, यही सब देख रहे हैं हम। तो फिर इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है सिक्योरिटी और बॉर्डर सेंसिटिविटी का। कि अगर देखो, अगर हमने 6th शेड्यूल में लद्दाख को लेके आ गए, फिर क्या हो जाएगा कि लैंड के ऊपर में कंट्रोल किसका हो जाएगा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हो जाएगा, वहां के लोगों का हो जाएगा। जिसकी वजह से अगर कल को हम यहाँ पे रोड बनाएंगे, कल को हम यहाँ पे कोई एनएच बनाएंगे तो वहां पे प्रोटेस्ट भी हो सकता है। अब वहां के लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए उकसा कौन सकता है, चाइना उकसा सकता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना, आप यहां पर देख लीजिए, चाइना जो है वो बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट वहां पे बना रहा है। आपको याद है 1962 का वॉर, जिसमें चाइना जो है वो हाईवे बनाया था G219 जो कि अक्साई चाइना से होके गुजरा था, जिसकी वजह से हमारे देश और चाइना के बीच में युद्ध हो चुका था। उसके बाद अभी के टाइम पे इसको मैंने कवर किया, आप जाके देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, चाइना क्या कर रहा है, एक रेलवे प्रोजेक्ट बना पूरे, मतलब ये चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के साइड में हो या फिर ये अक्साई चीन के एरिया में हो, रेलवे प्रोजेक्ट बना रहा है जिससे वो वहां पे ट्रुप्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। कहां से, मेनलैंड चाइना से अपने ट्रुप्स को यहां पे लेके आ सकते हैं। अब अगर इनको कंट्रोल करना है हमें, इनको काउंटर करना है हमें, पाकिस्तान को काउंटर करना है हमें, तो यहां पे तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना होगा। और अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है तो कल को यहाँ के लोग जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में, यहाँ के लोग मतलब सारे लोग नहीं, कुछ लोग जो है वो चाइना के हेल्प से जो है, पाकिस्तान के हेल्प से जो है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनेंगे इनको डिले कर सकते हैं। कैसे डिले कर सकते हैं, 6 शेड्यूल है भाई, वो बोलेंगे कि भाई हमसे परमिशन तुमने लिया ही नहीं। क्योंकि जब भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसके अगेंस्ट में कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट भी आते हैं। ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट जरूरी है, लेकिन मतलब टारगेटेड इन्वायरमेंटलिस्ट आते हैं, प्रोपेगेंडिस्ट मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट आते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन नहीं पाएगा। और अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बनेगा तो इससे खुशी किसको मिलेगा, चाइना को मिलेगा, पाकिस्तान को मिलेगा। और इसीलिए भारत सरकार नहीं चाहती है कि यहां पर जो है वो 6 शेड्यूल जो है वो लद्दाख के लोगों को दिया जाए। उसके बाद इकोनॉमिक प्लान्स तो हैं ही, हमने आपको बताया कि रिस्ट्रिक्शंस होगा। जिसके बाद जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। रीजन इसके पीछे ये है कि जो लद्दाख के लोग हैं, जो 3 लाख लोग हैं, वो सोचते हैं कि अगर पूरा 140 करोड़ लोगों को मतलब अपने मतलब सरकार को, अपने रिप्रेजेंटेशन को, अपने ऐसे अपनी सरकार चुनने का मौका मिल रहा है मतलब स्टेट लेवल पे, तो भाई हमें क्यों नहीं मिल रहा है। अगर जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिल रहा है, और आपने तो प्रॉमिस किया था ना हमसे कि 2019 में जब आर्टिकल 370 हमने लेके आया, हमने प्रॉमिस किया था उनको कि भाई आपको भी स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा, तो फिर क्यों नहीं मिला। और सवाल इससे ज्यादा बड़ा है कि भाई अगर प्रोटेस्ट होता है तो कौन से लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया था, क्या उनके कुछ मोटिवेशंस थे पीछे से, किसी ने बैक किया था उसको, या फिर जो मतलब पुलिस के द्वारा जो गोलियां चलाई जाती है वो उनको ऑर्डर्स किसने दिया। क्योंकि ये प्रोटेस्ट ऐसा नहीं था जिससे बहुत बड़ा बात हो गया था। ठीक है, नेपाल में बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन इंडिया में के लोग बहुत ज्यादा सेंसिबल हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सोनम वांगचुक जो है वो सरकार के बिल्कुल विरोध में है। और इसी वजह से सरकार की तरफ से जब इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो फिर सोचना पड़ता है कि भाई किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आप भी वही चीजें कर रहे हैं जो नेपाल में सरकार ने किया था। तो फिर और उसके बाद सोनम वांगचुक इस तरह से लाइव मतलब आकर के वो ये भी कहते हैं कि जो सरकार का इंटेंशन है कि भाई हमें जो है वो जेल में डाल दो, ये अगर हमें वो जेल में डाले ना तो भीड़ जो है वो उग्र हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके से इनडायरेक्टली धमकाने की कोशिश कर रही है कि हमें जेल में मत डालो, क्योंकि जो सरकार है वो मतलब कोशिश करेगी कि जो सोनम वांगचुक है उनको मतलब कस्टडी में ली जाए, ताकि जो भीड़ है वो शांत हो, जो प्रोटेस्ट है वो थोड़ा थमे। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को बात मान लेनी चाहिए, क्या हमारे देश को लद्दाख को एक तरीके से 6 शेड्यूल का दर्जा दे देना चाहिए, क्या
मतलब स्टेटहुड का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मैंने आपको बताया कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है। आप नीचे इस तरह की चीजें अपना व्यूज दीजिए, और अगर आप लद्दाख में हैं तो आप मुझे डिटेल में बताइए कि किस तरह की चीजें वहां पर हुई हैं और किस तरीके से ब्रूटैलिटी आपके साथ हुआ है, या फिर आपका कुछ अगर अलग एंगल हो सकता है कि नहीं यहां पर कुछ ही लोग थे जिन्होंने इस तरह की चीजें की हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी हुआ बहुत बुरी बात है, और आई होप कि इस तरह की चीज़ें भारत जैसे देश में ना हो, क्योंकि लद्दाख के लोग अगेन बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं, बहुत ही पीस लविंग हैं, बहुत नेशनलिस्ट हैं, और उनकी तरह उनके लिए कुछ भी होता है तो बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, क्योंकि लद्दाख इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इल मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि कभी भी भारत से अलग करके हम उसको देख ही नहीं सकते। मतलब अब देखो ना, अगर भारत एक अगर हम बॉडी की तरह देखें ना, तो जो हमारा सर है ना, मतलब जो पूरा मेरा फेस है, इसी फेस में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर भी है, लद्दाख भी है, जो दिल है मेरा वो दिल्ली है, गर्दन जो है वो मेरा हिमाचल उत्तराखंड है, हाथ है जो मेरा वो गुजरात है, राजस्थान है, एक तरफ में मेरा दूसरा हाथ जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम और भी हमारी 7 सिस्टर्स हैं। उसके बाद बेली जो है मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये पूरा बॉडी का पार्ट है, सारे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक अलग अपना रोल प्ले करते हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बॉडी के किसी भी एक पार्ट में प्रॉब्लम हो। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। इस तरह की चीजें के रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेट्स अभी आएंगी। आई होप कि सिचुएशन ठंडा हो जाए, आई होप कि सिचुएशन बेटर हो जाए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।